बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आप मेरे साथ मेरे पाइथन ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्किल 8 पर। हम हैं चैप्टर 2 पे। हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स स्किल 8 चैप्टर 2। हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड असाइनमेंट्स। इस स्किल पर आने से पहले अब तक हमने डिफरेंट तरह की इनपुट स्टेटमेंट्स, आउटपुट स्टेटमेंट्स, उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के बेसिक टाइप्स हैं और उन्हें कैसे वैल्यू देते हैं, ये हम मुख्तलिफ तरीके देख चुके हैं। अब हम इन आइडियाज़ को कंबाइंड करते हैं। तो पहले हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, असाइनमेंट्स की बात करते हैं और साथ ही हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स या प्रोग्राम्स पाइथन के बनाते हैं और रन करके देखते हैं। तो इस लिहाज से स्किल 8 में अब पहली बार आके एक प्रॉपर आप स्क्रिप्ट बनाएंगे इस ट्रेनिंग कोर्स में। In symbolic expressions of mathematics and computer programming, operators are used for representing operations between the variables. Understood है? A प्लस बी, अब यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर ऑपरेशन को शो करने के लिए जाहिर हुआ है और ये दो ऑपरेंड्स या दो वैल्यूज के दरम्यान में एडिशन को शो करता है। द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन इंक्लूड एडिशन के लिए ये सिंबल, ये सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये स्टार एस्टेरिक जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ये डिवीजन के लिए है और ये रियल डिवीजन के लिए है, यानी डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्वोशंट आएगा और उस हमें क्वोशंट मिलेगा। और ये दो बार स्लैश कर देंगे तो ये इंटीजर डिवीजन के लिए है, यानी इसमें जो क्वोशंट मिलेगा वो होल नंबर होगा। और उस डिवीजन में, इंटीजर डिवीजन में, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए इंटीजर की शक्ल में तो ये परसेंटेज का साइन उसके लिए यूज होता है पाइथन में। और जो डबल स्टार है ये एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर लेने के लिए इस्तेमाल होता है और ये परसेंटेज साइन रिमाइंडर लेने के लिए या मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं इसे। तो ये कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। अब आते हैं पहले स्क्रिप्ट की जानिब। तो ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, bill1.ipynb इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। बिल 1 हमने इसका नाम रखा है। इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं। रेट 8, यूनिट्स 325, बिल इक्वल टू यूनिट्स क्रॉस रेट और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट है। इंडिविजुअली इन स्टेटमेंट्स अगर हम मतलब देखें तो हम पहले स्किल्स में सीख कर आ चुके हैं कि 8 एक इंटीजर वैल्यू है जो रेट नाम के वेरिएबल को दी जाएगी और जो जब ये रेट नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा तो इस 8 इंटीजर की वजह से इसकी टाइप इंटीजर हो जाएगी। 325 की वैल्यू हम देंगे यूनिट्स को और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इसे मल्टीप्लाई करवा लिया है। ये हमने इसे सेपरेट कर लिया ये शो करने के लिए कि ये स्टेटमेंट 1 और 2 है ये इनपुट से मुतल्लिक हो गई। ये स्टेटमेंट 3 जो कि लाइन 4 पे है ये हमने बतौर एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट के तौर पे ले ली है। और ये लाइन 6 में जो स्टेटमेंट है ये आउटपुट है। तो हमारे प्रोग्राम में तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इनपुट वाला हिस्सा, प्रोसेसिंग वाला हिस्सा और आखिर में आउटपुट वाला हिस्सा। अगर हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें तो हमें ये जवाब मिलता है। फार का वर्ड एज इट इज आ गया, यूनिट्स की वैल्यू 325 प्रिंट हो गई और उसके बाद ये यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर। ठीक है, यहाँ चलो कोमा लगा देते हैं तो हमें कोमा भी नजर आ जाएगा यहाँ पे, कोमा। और अगर हम इसको देखना चाहें उसमें एग्जीक्यूट करके तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। जी ये देखिएगा कि यहाँ भी कोमा लगा दे जो ताकि हमें स्क्रीन पे नजर आए। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मिलता है प्रोसेसिंग के लिए काम जारी है। एक्चुअली ये आगे वाली कॉल्स रन हो रही हैं लिहाजा ये इसमें कुछ डिस्टरबेंस है। तो हम इसे फिलहाल बाकी कॉल्स को स्टॉप करते हैं।
चले अब हम जाके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी, फॉर का वर्ड एज इट इज आ गया क्योंकि स्ट्रिंग था, यूनिट्स की वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब आप नोट करें कि फॉर के बाद एक स्पेस आ रही है यूनिट, और 325 के बाद एक स्पेस आ रही है, जो कि ना तो हमने इस कोट्स के अंदर वाली साइड पर डिमांड की, ना इस कोट्स के फौरन बाद डिमांड की, फिर भी स्पेस नजर आ रही है। इसका मतलब है कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी दरम्यान में एक स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर 325, इस यूनिट्स के वर्ड्स और कोमा की वजह से ये यूनिट्स कोमा नजर आ रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, अब आर के बाद हमने ये एक स्पेस रखी है जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है, एक स्पेस। और ये बिल की वजह से दूसरी कोर स्पेस उस सिस्टम ने एडिशनल डाल दी है। और बिल की वैल्यू कंप्यूट हुई थी 2600, तो वो हमें एज इट इज नजर आ गई। तो ये हमने एक सिंपल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है। दूसरे स्क्रिप्ट पर आ जाएं। अब देखिए इसमें हमने क्या चेंज की है। हमने रेट 8 पहले की तरह ही लिखा है, लेकिन इस दफा जो यूनिट्स की वैल्यू है हमने प्रोग्राम में फिक्स नहीं की, बल्कि हमने वो इनपुट स्टेटमेंट के साथ अटैच कर दी है। इनपुट लेंगे और उस वक्त स्क्रीन पे जुमला दिखा देंगे, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। और उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग ट्रीट होगी, हम उसे इंट फंक्शन लगाकर उसे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो जो वैल्यू होगी वो हम यूनिट्स को असाइन कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल इज इक्वल टू यूनिट्स क्रॉस 8, ये हमारी वर्किंग स्टेटमेंट हो गई। पहली भी एक लिहाज से इनपुट स्टेटमेंट है, लेकिन प्रॉपर इनपुट स्टेटमेंट जो कि रन टाइम पे वैल्यू लेने की हामिल है, वो ये वाली सेकंड स्टेटमेंट है। उसका प्रोसेसिंग है, और उसके बाद प्रिंटिंग हमने वैसे ही इसमें कर ली है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, अब हमारी चॉइस है, चाहे तो हम पहले की तरह 325 पुट कर दें या कुछ भी पुट कर दें। चले फॉर एग्जांपल अब मैं पुट करता हूँ 200। 200 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए हैं। और फार्मूला क्या है, यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट 8 है। तो हमें इस केस में जो एंटर प्रेस करने के बाद हमें आंसर मिलना चाहिए। सॉरी, ये हमें यहाँ पर आंसर में आ गया। तो ये देखें जुमला प्रिंट हो गया, फॉर 200 यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर। अब जो बिल की वैल्यू है वो यहाँ पे कंप्यूट हुई है, इस लाइन में वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने एक और स्क्रिप्ट कर लिया। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जानिब आते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि रेट की वैल्यू 8.5 पहले रखी थी, 8 अब रख दी 8.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8.5 फ्लोट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जब रेट को मिलेगी तो अब जो रेट वेरिएबल क्रिएट होगा, ये वाला वेरिएबल फ्लोट टाइप का होगा, ये इंट टाइप का नहीं होगा। अकॉर्डिंगली यूनिट्स तो खैर हमने उसे इंट में रखा है। यूनिट्स और रेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, यूनिट्स की वैल्यू की जो टाइप है वो इंट से, यहाँ पे वक्ती इस्तेमाल के लिए उसकी कॉपी को इंट से बदल के फ्लोट में ले जाएंगे, और उसके बाद रेट एक फ्लोट फ्लोट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगी। तो फ्लोट मल्टीप्लाइड बाय फ्लोट, जो आंसर आएगा फ्लोट होगा, और बिल को वैल्यू फ्लोट मिलेगी। और जो इस दफा बिल है ये एक फ्लोट वेरिएबल है, और फ्लोट वैल्यू मिलेगी इसको। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। जी, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, इस बार हमने लेट सपोज अगेन हमने 200 यूनिट्स फर्ज कर लें, तो एंटर प्रेस किया। फॉर 200 यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, इस दफा चार्जेस जो आए हैं वो 1700.0 इस तरह से आए हैं। हम चाहें तो इसको दोबारा भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर। इस दफा हम यूनिट लिखते हैं 237 यूनिट्स। एंटर प्रेस किया तो फॉर 237 यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, इस दफा ये आए हैं 2014.5 करेंसी जो भी है उसमें। तो इस तरह से ये हमारे पास बिल की वैल्यू आ चुकी है, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उनकी वैल्यू आ चुकी है, वो हमने बिल नाम के वेरिएबल में सेव की थी। नेक्स्ट हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले ये इसका इनपुट पार्ट है कि एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस कंप्यूट करने का प्रोग्राम है। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, इनपुट आएगी, जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो ट्रीट होगी एज अ स्ट्रिंग। हमने लगा दिया ऊपर फ्लोट,
तो जिससे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आर नाम के वेरिएबल को जो वैल्यू मिलेगी वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, लिहाजा आर की टाइप भी फ्लोट हो जाएगी। इसके बाद हमने पाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिससे वैल्यू प्रोवाइड की है 22/7। चूंकि 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर, लेकिन दरमियान में सिंगल स्लैश की वजह से रियल डिवीजन होगी। तो इसका आंसर 3.1 समथिंग जो भी उसका आना चाहिए वो आएगा, और आगे वो पाई को वैल्यू मिलेगी वो इस्तेमाल हो जाएगी। पाई इंटू आर ये में लिखा है, इसका मतलब है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू। जो आंसर आएगा वो ए को मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, इसका जो कंप्यूटेशन के बाद आंसर आएगा वो सी नाम के वेरिएबल को मिल जाएगा। अब हमने हमें पता है कि ए में हमने एरिया रखा है और सी में हमने सरकमफेरेंस रखा है, तो लिहाजा हमने जुमला प्रिंट करवा दिया, द एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, जिसके लिए हमने रेडियस पुट किया है। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, अब ए और सी की वैल्यू प्रिंट करवा लें। एरिया ए नाम के वेरिएबल के पास मौजूद है और सर्कमफेरेंस की वैल्यू सी नाम के वेरिएबल के पास मौजूद है। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस चले हम इसमें 7 रख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो जो एरिया आया है इस केस में वो 154 है और सर्कमफेरेंस 44.0 है। हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम देते हैं इसे 7.3 रेडियस। अब ये वैल्यूज इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आ चुकी हैं। तो ये हमने एक और स्क्रिप्ट देख लिया। नेक्स्ट एक और स्क्रिप्ट है जिसमें कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फार्मूला पुट किया गया है। तो उसके लिए जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट थी वो 10 वेरिएबल चाहिए थे, x0, x1, x2, x3, x4 कह दिया। क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज f0, f1, f2, f3, f4। जो इसका फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया है तो उसमें ये x4 माइनस x0 डिवाइड बाई 4 है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद ये जो h की वैल्यू है ये इस फार्मूले में यूज होगी। ये फार्मूला आपके बुक के चैप्टर में गिवन है इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। यहाँ पे ये करेक्टर में कुछ मिस्टेक है, हम इसे डिलीट करके माइनस खुद से लिख लेते हैं। तो अब ये ठीक हो गया। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए ये इनपुट स्टेटमेंट 5 दफ़ा एक्स आई वैल्यूज के लिए और 5 दफ़ा एफ आई वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होगी, लिहाजा ये हमसे बारी बारी पूछेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ x0। हम इसे 3 फर्ज कर लेते हैं, x1 को 4 फर्ज कर लेते हैं, ये 5 है, 6 हो गया, 7 है। और अब क्रॉसपॉन्डिंग 5 फंक्शन वैल्यूज आएंगी। एक को हम रख लेते हैं 45, एक को हम रख लेते हैं 49, एक को हम रखते हैं 51, पहले 5 कर लें, एक को हम जो है 55 रख लेते हैं। यहाँ एक्चुअली मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6। एफ नाट को हम 45 रख लेते हैं, इसको हम 48 रख लेते हैं, 54 रख लेते हैं, F3 को 55 रख लेते हैं, F4 को 59 रख लेते हैं। तो हमने ये रैंडमली वैल्यू साइन कर दी हैं। तो इसके बाद जो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है, पहले एच कंप्यूट हुआ होगा, फिर एच की वैल्यू इस फार्मूले में इस्तेमाल हुई है, उसके बाद जो वैल्यू कंप्यूट हुई वो आई को मिल गई है। तो अब नोट करने की बात यह है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऊपर वाले में दो हुए हैं, पहले एक सब्ट्रैक्शन हुई है, उनका आंसर 4 से डिवाइड हुआ, फ्लोट वैल्यू आई जो कि एच को मिली। अब ये एच एक फ्लोट वैल्यू है, डिवीजन 3 से है, मल्टीप्लाइड बाय अंदर भी कुछ ही ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। उनके बाद जो आंसर प्रोड्यूस होता है ये यहाँ पे वो आई को मिलेगा, और वो असल में हमारा इंटेग्रल की वैल्यू है। तो द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इज, अब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है। नोट करें कि हमने कोट बंद करने से पहले कोई स्पेस नहीं दी है, आगे आई आ गया है। दरमियान में हमने डिमांड कोई भी स्पेस नहीं की, लेकिन पाइथन का स्टाइल ये है कि पहले उसने फ्रेज प्रिंट किया, उसके बाद खुद से एक स्पेस इंसर्ट की है ये,
और उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट की है। तो इस तरह हमने एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लिया है। अब हम वापस अपने चैप्टर की जानिब चलते हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं कुछ। यहाँ पर आएँगे तो आपको कुछ और चैप्टर में एग्जांपल्स भी नज़र आएँगी। ये एग्जांपल है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस और हाइट बतानी है, और राइट ट्रायंगल का जो एरिया बनता है वो बताया जाएगा। इनफैक्ट ये कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। उसके बाद ये फ़ारेनहाइट वैल्यू, सेल्सियस वैल्यू पूछी जाएगी और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाया जाएगा। ये छोटा-सा प्रोग्राम हो गया, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। और ये वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला प्रोग्राम आ गया कि 10 वैल्यूज़ 5 पेयर ऑफ पॉइंट्स पूछने हैं, 5 डेटा पॉइंट्स लेने हैं। उसके बाद एच ऐसे कंप्यूट करना है, आई कंप्यूट करने का ये फ़ॉर्मूला जो कि दरहकीकत इस इंटीग्रल को अप्रॉक्सिमेट करता है, तो उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये उसके लिए हमने प्रोग्राम बना दिया। इस रूल का नाम सिम्पसन रूल है। बहरहाल हमने उसका प्रोग्राम सिंपल सा क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये इंटीजर रिवर्स करने का प्रोग्राम है, इस पे फ़ोकस करें, इसे स्टडी कीजिए। इंटीजर रिवर्स करने का प्रोग्राम है, इसमें 5 डिजिट इंटीजर है, उसमें उसके तमाम डिजिट्स का सम मालूम करना है। इसमें 5 डिजिट इंटीजर लेकर उसे रिवर्स करके प्रिंट करना है। और उसके बाद ये एक छोटा-सा प्रोग्राम है जिसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू लेकर उनको स्वैप किया जा रहा है। एक्स की वैल्यू 5 रख ली, वाई की 7 रख ली, और जब प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो एक्स की वैल्यू 7 हो चुकी होगी और वाई की 5। ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप कर ली हैं। और ये स्वैपिंग के लिए एक और तरीका, जो कन्वेंशनल तरीका है बेसिक, वो यही है। एक तीसरा वेरिएबल, ऑक्सिलरी वेरिएबल या टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ करके, टेम्प नाम रख दें उसका, आप इस्तेमाल करके करते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है, लेकिन एक एक ट्रिकी तरीके से 2 इंटीजर्स की वैल्यूज़ आपस में 2 इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ये उसका तरीका है ट्रिक के साथ। इसमें तीसरा टेम्प वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ़ वही 2 बर्तनों, 2 वेरिएबल्स की चीज़ें, कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, स्वैप हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कुछ और डिस्कशन बहरहाल मौजूद है। इंटरेस्टिंगली इन पाइथन फॉलोइंग स्टेटमेंट आल्सो परफॉर्म्स द स्वैपिंग। पाइथन में तो इतना ही लिख दें, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, तो वाई की वैल्यू पहले ये एक्स को मिल जाएगी, और बाद वाले ये एक्स की वैल्यू ये बाद वाले वाई को मिल जाएगी। इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं लिहाजा हम उसे देख लेते हैं। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट पाइथन अलाउज unbinding, rebinding of identifiers or references from different memory location or to different memory location। ये चूंकि पाइथन अलाउ करता है लिहाजा इसमें ऐसे ही पॉसिबल है। खैर हमने बाकी लैंग्वेजेस के लिए प्रैक्टिसिंग के लिए इस तरह से कर लिया है। सेम उसी स्टाइल में जो ऊपर 2 प्रोग्राम लिखे हैं, वो बाकी लैंग्वेज में भी यूज हो सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर स्टाइल ये पाइथन का ही है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि इनफैक्ट वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखना चाहिए, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। जैसा हम